आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन समझ लेंगे। इसके बाद आपको पॉपुलेशन पे कुछ भी समझने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। आप चाहे तैयारी कर रहे हो, जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन। जनसंख्या। जनसंख्या का ना आपको एक सबसे पहले पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि कितने साल में क्या टेम्पोरल इसकी डायमेंशन रही है। क्या ये बढ़नी सही है, गलत है, सही गलत के कहीं बीच में है? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कभी कम ना हो? कौन है जो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो जाए, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज हो? इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है। ठीक है, एक टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी इससे। 1 सेकेंड। आई होप अब ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इधर करते हैं। चलिए देखिए, आज से हजारों साल पहले, हजारों मीन्स बीसी के टाइम पे, बिफोर क्रिस्ट के टाइम पे, 8000 साल पहले से भी अगर आप टाइमिंग लोगे तो पॉपुलेशन लगभग बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। जो एक रेट था पॉपुलेशन का वही रहता था। बच्चे ज़्यादा थे, ज़्यादा डेथ रेट थी, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी। उस हिसाब से आपस में सब मैनेज होता रहता था। और पिछले 8000 साल से लेके अगर आप 4000 साल, 3000 साल, 2000 साल और ज़ीरो तक, मतलब जब ज़ीरो हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, उसके पहले लगभग 50 लाख आप समझ लीजिए पॉपुलेशन। 8000 सालों में सिर्फ 50 लाख पॉपुलेशन थी यहां तक। ठीक, अब इस 50 लाख से एक रफ आइडिया है, ये लगभग 2000 सालों तक ये कोशिश करी इसने कि ये हो जाए 60-70 लाख, उतनी ही रही, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी। तो आप देखो, पहले 8000 साल लग रहे थे 50 लाख होने में, फिर लगभग 2000 साल लगे 50 से 70 होने में। लेकिन 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 यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 1750 से आप लगा लीजिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक, उसके बाद में मेडिकल रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में अपना आईटी रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, अब बायोटेक रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो इससे क्या हुआ ना, पॉपुलेशन, जो लोग पैदा कर रहे थे बच्चे, वो तो पैदा होते रहे, लेकिन जो बच्चे मरते थे वो मरने कम हो गए। जब मरने कम हो जाएंगे तो जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यहां से देखो, 1750 के बाद से एकदम से राइज हुआ, मींस लगभग 100 सालों में ही लगभग लगभग 1 बिलियन, 100 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच गई। जो काम हजारों साल में हो रहा था वो 100 साल में हुआ। अब इस 100 साल के बाद में एकदम एक्सपोनेंशियल राइज हुआ, मीन्स लगभग 700-800 करोड़, 700 करोड़ जनता कितने टाइम में बढ़ गई? इन 200 सालों में। इन 200 सालों में लगभग 650 से 700 करोड़ जनता बढ़ गई, पॉपुलेशन हो गई। आज कितनी है? लगभग 816 करोड़। ठीक, यूएन का डेटा है। तो अब आप देखो, एक तरफ तो 8000 साल लग रहे हैं कितने में? 50 लाख होने में। फिर उसके बाद लगभग और कम टाइम में पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन पिछले 200 सालों में अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 600 करोड़ जनता बढ़ चुकी है। 600 करोड़, ये एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज़्यादा है। उसके फैक्टर आपको पता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, मेडिकल रिवोल्यूशन हुआ, बच्चे जो उनकी डेथ थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई। धीरे 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 करके पॉपुलेशन चल रही थी। ठीक है, आपको समझ में आई? इसके बाद चलते हैं हम एक थ्योरी पे। इसको अब चलिए डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं एक पॉपुलेशन की थ्योरी पे। थ्योरी क्या है? आपने नाम सुना होगा माल्थस, बीच में लिखिए क्या,
माल्थस। 1798 की इनकी ये थ्योरी है। इन्होंने क्या बोला, सिंपली बात कुछ ऐसी थी कि जो जनसंख्या है वो, ये जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन्होंने बोला था, और जो फूड है या फिर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैसे खाने के जो साधन है वो थोड़े से कम रहते हैं, फूड बोल लीजिए या फिर साधन, संसाधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनता ज़्यादा है और खाना कम है, तो क्या होगा भाई, क्राइसिस आ जाएगा। क्राइसिस मतलब एक तरह से जो अर्थ है उसमें जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स को खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, कम टाइम में खा जाएंगे, तो फिर अर्थ क्या करेगी, वो भी तो कुछ करेगी। तो फिर इन्होंने बोला कि प्रकृति अपना रोल प्ले करती है, नेचर वो बैलेंस करता है। कैसे बोलते हैं कि फेमाइन आ जाएगा, अकाल पड़ता है, ठीक है, ड्रॉट, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वॉर आ जाएंगे, एपिडेमिक महामारी आ जाएगी, ठीक है, और डिजास्टर। अब इनकी बात इन्होंने जो पहले बोली थी, क्या आपको नहीं लगता कि ये अभी भी सब्सटेंशिएट कर रही है फेमाइन? देखिए फेमाइन से लोग पहले मरे थे और बैलेंस हो रही थी एक तरह से पॉपुलेशन। अभी आपको मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में वो बताऊंगा। आज के कंटेक्स्ट में इसको देखते हैं। फेमाइन की स्थिति आज के कंटेक्स्ट में ऐसा सच है नहीं, लेकिन फ्यूचर में प्रेडिक्ट हो रहा है कि फेमाइन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, जो क्रॉप है उनकी फर्टिलिटी, पैदावार भी कम हो रही है, ठीक है। तो फेमाइन एक तरह से आ सकते हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ये बैलेंस आउट कर लेंगे, ठीक है। अगला ड्रॉट। ड्रॉट में फाओ की रिपोर्ट है, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलती है कि लगभग हमें 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड चाहिए होगी 2050 तक, एडिशनल लैंड चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट लैंड है वो हमारी राइजिंग पॉपुलेशन को बैलेंस नहीं कर सकती, क्राइसिस आ जाएगा। तो बिल्कुल चलिए ये बात भी समझ में आती है, दोनों पॉइंट रेलिवेंट हैं इनके। प्रोडक्टिविटी, अब आप नहीं देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी कितनी डिक्लाइन हो रही है, कहीं पे ज़्यादा बारिश है, कहीं पे सूखा है, ग्लेशियर है मेल्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आज डिक्लाइन हो रही है, हमें सबको दिख रहा है, ठीक है। अगला है वॉर। तो आप देखो रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, ईरान का भी चलने लगा है, ठीक है। तो ये वॉर नहीं चल रही, इससे क्या होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, लोग मरेंगे तो एक तरह से लोग कम हो जाएंगे, और जो खाना है, जो फूड है, वो लगभग उतना ही रहेगा, तो फिर भी बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। तो ये भी हमें दिख रहा है, बात इनकी यहाँ भी सही है। एपिडेमिक महामारी, तो कोविड-19 ने कितने लोगों को मारा, सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोविड आया, आके पता नहीं कितने लोगों को मार के चला गया, कोई कुछ कर पाया, कोई यूएस, कोई इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कंट्री। तो इन्होंने बोला कि प्रकृति जो करती है अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर लेती है, बात ये भी सही है। डिजास्टर, कितने डिजास्टर हो रहे हैं, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, कहीं पे लैंडस्लाइड है, कहीं पे फ्लड है, इन सब से भी लोग मरते हैं, उनकी जान चली जाती है। 2013 में केदारनाथ में आया था, है ना, ऐसे ही नेपाल में अर्थक्वेक। ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि प्रकृति पब्लिक को मार के नहीं, मीन्स अपने आप को बैलेंस करती है, अगर उसका जो बैलेंस है वो खराब होता है तब, ठीक, बात समझ में आई। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो होते हैं ना, ये हैं पॉजिटिव चेक्स, सकारात्मक चेक्स हैं जो प्रकृति लगाती है। एक चीज इन्होंने बोली कि भाई इंसान भी प्रिवेंटिव चेक्स लगा सकता है, कि भाई चाहे तो इन सब चीजों को अवॉइड कर सकता है। कैसे? कि भाई आप सेलिबेसी अडोप्ट कर लो, ब्रह्मचर्य जो करते हैं लोग, उससे भी भाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगी नहीं, जितने रिसोर्स हैं उतने ही रहेंगे, तो बैलेंस आउट रहेगी। चलिए दूसरा इन्होंने बोला कि जो
मैरिजेस हैं उसमें आप डिले कर लो, शादी में आप डिले करोगे तो फिर कम बच्चे पैदा होंगे, तो जो रिसोर्सेज हैं उससे बैलेंस आउट चीज़ें हो जाएंगी, ये भी ठीक है। और एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं कि फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करके आप इन सब का यूज़ करके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको मैनेज कर सकते हो, एक प्रिवेंटिव चेक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव। यहाँ पे नीचे टाइम है, ठीक, ये नंबर है। समझ में आई बात? इरेज किया जाए इसको, चलिए ये अपना होता है, इसको इरेज करते हैं। चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई थ्योरी से, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, फिर भी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ जाएगी, कोई चीज़ आपके अंदर ना मिसिंग आउट नहीं होगा, फोमो जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप विजिबल, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो होता क्या है जनरली कि एक लेवल है, सर्टेन लेवल डेथ रेट है। मान लो कि 100 लोग जन्म ले रहे ओ मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं लगभग 120 लोग, तो आपकी पॉपुलेशन 20 बढ़ रही है एटलीस्ट, तो लगभग ये दोनों आसपास ही रहेंगे। ये जन्म दर है, बर्थ रेट है, नीचे वाला डेथ रेट है, ठीक। अब होगा क्या, ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज ही ऐसे नहीं कि कोई टाइम है, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल 200 साल 300 साल कितने भी लग सकते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो जनरली जो जैसे प्रारंभिक काल में हमारे यहाँ होता था, आज से 500 1000 साल पहले, क्योंकि इतने चीज़ें थी नहीं कि भाई अगर किसी के चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो उसको कम से कम पट्टी भी कर पाए ताकि वो बच जाए। किसी के चोट लगी, गोली लगी तो वो मर जाते थे। तो उस हिसाब से देखिए, पहले गोली नहीं थी और सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्फेक्शन से मर गए, किसी और चीज़ से उनकी मृत्यु हुई। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से ज़्यादातर मर गए, एब्सोल्यूट नंबर कम ही बचता था। इसीलिए आपने देखा होगा जो अपने काफ़ी पुरानी एज के हैं उनके 7 7 8 8 10 10 बच्चे होते थे, ठीक है। वो यही रीज़न था, क्योंकि वो ज़्यादा इसलिए करते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे, मरने के भी चांस ज़्यादा रहते थे, तो ज़्यादा होंगे, उसमें से सपोज 10 हुए, 4 5 मर गए, तो एब्सोल्यूट 5 नंबर हमारे पास बचेगा, ठीक। लेकिन हुआ क्या, टेंडेंसी वही रही कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन फिर आई एक रिवॉल्यूशन। क्या हुआ, थोड़ी सी प्रैक्टिसेस मेडिकल की आने लगी, फैसिलिटी मिलने लगी, तो उससे डेथ रेट कम होने लगा। मीन्स जैसे शिशु मृत्यु दर है वही कम होने लगा। जब डिलीवरी के टाइम पे पहले माता और उसका बच्चा दोनों, कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों मर जाते थे या बच्चे ज़्यादातर मर जाते थे। अब वो अगर बचने लगे, डिलीवरी सही से होने लगी, तो फिर डेथ रेट तो कम होने लगी, डेथ रेट कम होने लगी। लेकिन पॉपुलेशन का क्या हुआ, जो बर्थ रेट थी वो अभी भी उतनी है, बर्थ रेट नहीं बढ़ाई। ये जो 120 पैदा कर रहे थे ये 120 ही हो रहे हैं, लेकिन जो मरने वाले थे ये 100 थे, ये 100 से कम हो गए, मान लीजिए 40 हो गए, तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई, 80 लोग बढ़ गए। यहाँ पे देखो ये जो गैप आ रहा है ये पॉपुलेशन का है, ये पॉपुलेशन नीचे चल रही है, ये देखिए पॉपुलेशन इतनी है, बाद में जैसे ये चीज़ें हुई पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, ठीक है, बढ़ी ना यहाँ पे पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बढ़ गई। अब ये चीज़ अगली स्टेज में भी कंटिन्यू रहेगी कि डेथ रेट कम होती जा रही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आप डेथ रेट को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेचुरली कुछ लोग हैं या फिर 100 में से 1 या 2 वो नेचुरली मरते ही हैं, ठीक है, उसको भी करना चाहिए लेकिन नहीं कर सकते। तो डेथ रेट यहाँ जाके स्टेबल हो गई कि भाई अब लगभग 20 लोग कंफर्म मरने ही हैं। लेकिन जो बर्थ रेट है, अब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे थे
अब हमें थोड़े से बच्चे भी कम पैदा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर पहले 10 पैदा कर रहे थे, उसमें से 5 मर रहे थे, 5 बच रहे थे, तो एब्सोल्यूट नंबर बचा 5। अब मरने हो गए कम, लगभग एक बच्चा मरता है 10 पैदा करते हो तो 9 बच्चे जो एब्सोल्यूटली बच रहे हैं, बोले वो फिर हम पे बर्डन पैदा करेंगे। तब लोगों को समझ में आया, धीरे 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 बर्थ रेट भी कम होने लगी, ठीक, नीचे चली गई एकदम डेथ रेट के आसपास। लेकिन पॉपुलेशन इसमें भी वो बढ़ेगी, बढ़ ही रही है पॉपुलेशन, अभी धीरे धीरे जाके स्टेबलाइज होगी। अब यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लगभग सेम हो गए। अब क्या हो रहा है, इसके अगली स्टेज में आपको बताता हूँ। अब बर्थ रेट तो हो गया है कम, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो कम हो गए हैं, लेकिन जो एक नेचुरल रेट है, डेथ रेट है, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। भाई अगर 20 लोग मरते हैं नेचुरली, तो वो अभी भी मर रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, किसी और वजह से हो। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही एक्सीडेंट से हो, किसी और वजह से हो, पूरी लाइफ टाइम में वो अगर मर रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी उतनी ही है। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सी देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट आपकी कम हो गई है। बर्थ रेट जैसे पहले मान लीजिए, ये एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, 120 था, 120 से मैं बोल रहा हूँ 20 हो गई बर्थ रेट। डेवलप कंट्रीज में अभी है ये चीज़ चल रही है, ठीक है, 20 हो गई। लेकिन डेथ रेट क्या है, नेचुरली कुछ लोग हैं जो मरते ही हैं, कार एक्सीडेंट में हो जाएंगे, किसी भी अलग तरह की दुर्घटना हो जाएगी, किसी जैसे कोई आर्मी में है, कोई वॉर में चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ करके लगभग एक एवरेज रेट होता है कि इतने मर रहे हैं। तो डेथ रेट एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगी एक टाइम पे जाके। डेथ रेट लगा लीजिए लगभग लगभग 21 भी है, तो बर्थ रेट तो 20 है, इसका मतलब -1 कि एक लोग आपका हर साल कम हो रहा है। तो धीरे 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 आप किस स्टेज में आ गए हो, अब आप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाली स्टेज में आ गए हो। आज के टाइम पे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं यूरोप की, ये लगभग इस चीज को फेस कर रही हैं, सारी की सारी, ठीक है, इस फिनोमिना को फेस कर रही हैं। यहाँ पे जो इनका पॉपुलेशन रेट है, ग्रोथ रेट है, वो डिक्लाइन हो रहा है। इवन जापान का अगर मैं आपको डेटा दूं, तो जापान में आज 14 करोड़ लोग हैं, लेकिन आने वाले लगभग 21वीं सदी के लास्ट तक वहां पे ऐसा अनुमान है कि 8 करोड़ या 7 करोड़ बचेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि जापान में बर्थ रेट नहीं है, बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आगे और समझ लेंगे। तो इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो जनसंख्या है ना, वो ट्रांजिशन में जाती है, ऐसे अलग अलग फेज में ट्रांजिशन में रहती है, ठीक। किसने दी थी? थॉमसन और नोटिस्टीन, थॉमसन और नोटिस्टीन ने थ्योरी दी थी। बात यहाँ पे आपकी खत्म होती है, लेकिन इंडिया की बात यहाँ से अब स्टार्ट होती है। इंडिया का कैसे? इंडिया का लगभग आप ले लो 1901 से लेके 1921 तक ये वाली फेज थी। इसमें क्या हुआ, हमने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा 1921 में। क्यों? क्योंकि देखिए 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, तो इंडिया के सैनिक उसमें गए, ठीक है, कुछ मरे होंगे, शहीद हुए होंगे, तो इस वजह से पॉपुलेशन कम हुई। और इंडिया में फेमाइन भी आते थे उस टाइम पे। इवन स्पेनिश फ्लू ये भी 1918 के अराउंड था, इससे भी काफ़ी मौतें हुई। तो 1921 में ये अगर एक डिवाइडिंग रेंज में रख दूं तो निगेटिव ग्रोथ रेट रही, ठीक। अब 21 से लेके 1951 तक, 21 से लेके 1951 तक हमारे यहाँ बर्थ रेट तो उतनी ही रखी लोगों ने, लेकिन जो डेथ रेट थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस आई, जो बच्चे जन्म लेने के बाद मरते थे वो हाइजीन की वजह से कम मरने लगे, थोड़ा बहुत मेडिकली एडवांसमेंट भी हुआ, तो उस वजह से डेथ रेट तो कम हुई, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। मतलब इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ी तो, लेकिन बढ़ी इस वजह से नहीं कि हमने पॉपुलेशन बढ़ाई,
हमने जो मोर्टेलिटी थी, मृत्यु दर थी, वो कम कर दी। इस वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ी, तो ये जनसंख्या हमारी यहाँ तक बढ़ती है। ठीक, उसके आगे 1951 से लेके 1981 तक ये फेज इतना था, इस टाइम पे हमारी एकदम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन एकदम से राइज कर गई, बहुत हाई चली गई। क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था। अब फेमाइन जैसी स्थिति खत्म। 1950 के बाद देश आजाद, फेमाइन कोई 1962 का था, उसके बाद कोई ऐसा मेजर फेमाइन नहीं पड़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था, हरित क्रांति थी, मेडिकल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, हाइजीन, इन सब पे भी ध्यान दिया जा रहा था, सरकार भी लोगों को थोड़ा सा हेल्प करती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आपका डेथ रेट है वो तो कम हुआ, बर्थ रेट भी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बहुत बढ़ गया। तो इसको तो एक तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक, ये स्टेज थी। अब ये फोर्थ स्टेज, अभी इसमें इंडिया लगभग पहुंच जाएगा, लेकिन अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी ना, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ये चीज कोई ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है उसको मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको ले लेते हैं, 1 सेकेंड। डिलीट ही करते हैं इसको। आपको दिख रहा है? चलिए, इस वाली स्टेज में अगर देखिए, अगर हम इंडिया को रखते हैं तो आप पूछोगे कि इंडिया फिर किस स्टेज में है अभी। तो इंडिया एज सच, एक चीज आप समझना, इंडिया बाय एक तरह से एवरेज अगर आप लेते हो तो लगभग इस वाली स्टेज में है अभी भी, कि हाई पॉपुलेशन है, लेकिन डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन है कि भाई हमें दिख रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन अभी भी हाई पॉपुलेशन में है। लेकिन ये स्पेशली थोड़ा सा वेरी करता है कि भाई अगर आप बोलोगे उत्तर प्रदेश तो बोलो हाँ ये बात सही है, आप बोलोगे केरल, तमिलनाडु, तब लगेगा कि हाँ तो यार TFR कम हो रहा है, तो ये तो एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच रहा है, आखिरी वाली अवस्था में पहुंच रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, प्लस स्पेशली वेरी कर रहा है। ठीक है, एवरेज अभी इंडिया डेवलप वाली या फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंचा है। फिर भी आपको अगर कुछ आ जाए कि बताना ही है आपने कि किस स्टेज में है, तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इसमें, आप ये डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, 3-4 स्टेज बनाना है, 4 स्टेज। पहली ये तो इंडिया ने क्रॉस कर दी, दूसरी, तीसरी, चौथी। इंडिया को अगर आपने दिखाना है तो लगभग इधर ऐसे दिखा देना, नेशनल एवरेज लगभग इतना है। आपसे बोले कि केरल और आपने यूपी का दिखाना है, तो केरल दिखा दो कि भाई इसी स्टेज में है, केरल है यहाँ पे, ये केरल हो गया, या सदर्न स्टेट हो गया। और जो नदर्न स्टेट है, जो जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, वो इस वाली स्टेज में यहाँ पे। इतना आप ऐसे दिखा दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ये हुआ, पॉपुलेशन, जनसंख्या। हिंदी इंग्लिश में आप कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में अब आपको थोड़ा सा मैं लिमिट्स टू ग्रोथ पे और लेके चलता हूं। लिमिट्स टू ग्रोथ, ये 1970s में थ्योरी आई थी। इसमें भी वही चीज थी जो माल्थस का व्यू था, कि अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक कैरिंग कैपेसिटी है। अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या इसके ऊपर चली जाएगी
जनसंख्या इसके ऊपर चली जाएगी, तो ये सारे रिसोर्स को खा जाएगी और अल्टीमेटली इस पॉपुलेशन को ही इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो, इवन ऐसा बोला कि भाई जैसे फूड है, आप फूड को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर फूड क्राइसिस हो जाएगा। फूड आपका है 100, लेकिन अगर जनसंख्या होगी 150 तो 50 लोग भूखे मरेंगे। तो फिर एक तर्क आया कि नहीं, हम ऐसा काम करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बढ़ा देंगे, फूड को बढ़ा देंगे, फूड प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। बोले कैसे बढ़ाओगे? बोला कि ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आएंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उससे पैदावार बढ़ी, जो 100 प्रोड्यूस कर रही थी लैंड एक, वो अब 200 प्रोड्यूस करने लगी। पॉपुलेशन 150 ही है आपकी, 150 160। तो बोला देखो हम ऐसे मैनेज कर लेंगे। तो लिमिट्स टू ग्रोथ का कहना ये था कि ठीक है आप मैनेज कर लोगे, लेकिन एक हद तक। अगर पॉपुलेशन आपकी 200 से ऊपर चली गई, आप अभी भी 200 ही प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तब क्राइसिस आना है। दूसरी बात, बोले आप पॉपुलेशन या फिर जो प्रोडक्शन है उसको एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन ही होगी। जैसे आज आप देख लो, आपने फर्टिलाइज़र, केमिकल, सब चीज़ का यूज़ करके बढ़ाई पॉपुलेशन, लेकिन हुआ क्या? उससे कैंसर होने लगे। पंजाब में क्या सीन हुआ है? पंजाब में पूरी एक कैंसर ट्रेन चलती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल डाला गया कि उससे वहाँ की पूरी इकोलॉजी सब कुछ खराब हुआ, और अब वहाँ के लोगों को कैंसर ज़्यादा होने लगा है। और ऐसी ऐसी डिसीजेज निकल के आएंगी, कोई क्लाइमेट का एक ऐसा वेरिएशन आ जाएगा कि उससे क्या होगा, आपके यहाँ सूखा पड़ा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, फूड ग्रेन कम होगी, लेकिन जनसंख्या अभी भी उतनी है, तो क्राइसिस आ जाएगा। तो बात ये बोली कि भाई कैरिंग कैपेसिटी है एक अर्थ की, उसके हिसाब से चलो, उसके ऊपर जाओगे तो उसके दुष्परिणाम जनता ही भुगतेगी। और इन्होंने थोड़ा सा हार्श प्रेडिक्शन किया था कि 2000 ऐसे 2100 तक लगभग सारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। वो खैर इस थ्योरी की भी अपनी कुछ कमियां थी, लेकिन 1970s में आई थी। आप चाहें तो इसको ड्रॉ करके लिख सकते हो। अब मैं आपको एक काउंटर व्यू देता हूं। ये सब ठीक है, एक व्यू और समझ लेना, वो है मार्क्स का। तो अभी हमने क्या देखा? माल्थस देख लिया, लिमिट्स टू ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब मार्क्स का एक व्यू और समझना। मार्क्स तो बस एक ही चीज के पीछे पड़ जाएगा, इनइक्वालिटी। इसे गरीब और अमीर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस इसने बांटने वाली बात की, बात सही की, लेकिन बांटने वाली ही बात थी। गरीब को अमीर से, शहर को गांव से, अर्बन को रूरल से, पुअर को, आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन दे दे के उन सबको परेशान कर दिया। इवन इस पे भी थोड़े से आरोप लगते हैं। चलिए, फिर थोड़े से लोग नाराज हो जाएंगे। मार्क्स की जो बात सही थी, इन्होंने बोला कि देखो, ये जो पूंजीपति है ना, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। अब ये पैसा क्या करते हैं? पैसा कमाया इन्होंने बहुत ज्यादा, और दूसरी तरफ है लोअर क्लास वर्कर, वो एकदम पुअर है, गरीब है, पॉवर्टी है। ठीक। तो बोला इस पॉवर्टी से होगा क्या, गरीबी से क्या होगा, कि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। पूछा भाई ज्यादा बच्चे पैदा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं। पहले ये माना जाता था कि ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा हाथ, मोर हैंड्स, ज्यादा हाथ होंगे ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब इन्होंने ज्यादा पैसे कमाए तो एब्सोल्यूट क्या हुआ कि पॉपुलेशन तो इन्होंने बढ़ाई ना, पॉपुलेशन बढ़ाई, लेकिन इस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हेल्थ, एजुकेशन, उनका न्यूट्रिशन वो वैसे का वैसा ही रहा। तो उससे क्या होगा, ये कोई बढ़िया ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, ये गरीब ही रहेंगे, ये पुअर ही रहेंगे। बोले चलो ये बात समझ में आती है। बोले और क्या बात है? और इन्होंने बोला कि अब देखो, वो गरीब है, उसने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, मोर चाइल्ड, तो उससे क्या होगा, लेबर की सप्लाई बढ़ गई, लेबर की सप्लाई बढ़ गई। इस लेबर की सप्लाई जब बढ़ जाएगी, ज़्यादा लेबर हो जाएगी, काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनकी जो मजदूरी रेट है, मजदूरी है, वो कम हो जाएगी। तो गरीब लोग क्या करेंगे कि यार एक बच्चा 100 रुपये कमा रहा है, अगर मैं 10 बच्चे करूंगा तो 1000 रुपये कमाएंगे, तो ये और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर से ज़्यादा गरीबी हो जाएगी।
बोले एक विशियस साइकिल में ये फंस जाएंगे। ये पूरा मार्क्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आज भी अगर आपसे बताया जाए ना, तो ये चीज आप समझो, हम सब लोग जनरली देखिए, जो टॉप 1% लोग हैं वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, सारे रिसोर्स उनके पास हैं, सब चीजें वो यूज कर चुके हैं। आज जो बात आती है कि हमने पूरी दुनिया ने मिलके इतने मतलब 1 साल के रिसोर्स 7 महीने में यूज कर लिए, 6 महीने में कर लिए, कर कौन रहा है? आप और हम क्या रिसोर्स ऐसा यूज कर रहे हैं? बड़े बड़े लोगों ने सब कुछ यूज करके वो बैठे हैं कंट्रोल करके। वो अब क्या चाहते हैं कि कभी भी ना, जो पैसे वाला है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पॉपुलेशन कम हो जाए। इस चीज को समझना, इसमें एकदम डाइकोटोमी सी है। आप इससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन चलिए मैं आपको समझाऊंगा, इसमें कोशिश करता हूं। वो क्यों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों, पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो? क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो एक तरह से ज्यादा मार्केट है उनके लिए। जहां मार्केट है तभी तो प्रॉफिट है, जब मार्केट ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसा है? तो मार्केट तैयार हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ वही लोग काम भी करेंगे। ज्यादा जनता है, ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी जो मजदूरी है वो कम हो जाएगी, मीन्स उनको जो पैसे देने हैं वो कम हो जाएंगे। जब पैसे कम हो जाएंगे तो हमारा मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप देखो, आप जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको क्या सिखाया जा रहा है? पढ़ो, लिखो और फिर बढ़िया सी नौकरी करो, नौकरी करो। तो आप सब लोग, हम लोग एज ए नौकर तैयार हो रहे हैं उनके लिए। वही है, वही कंट्रोल करेंगे आपको, हमको, सबको नौकर बना के। एक अगर कोई जॉब आ जाए ना, वैकेंसी, तो उसके लिए पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते हैं। कोई बोलता है मुझे 15 चाहिए, कोई बोल रहा है मैं 18 में करूंगा, कोई 20 में, कोई 21 में, कोई बोल रहा है 25 में। तो भाई 15 वाले को पिक कर लेगा ना कोई बिजनेसमैन, इसको सिखा देगा थोड़ा सा काम। तब फिर लोग आएंगे, नहीं भाई हम 14 में भी करेंगे, हम 13 में करेंगे, हम 10 में कर देंगे। तो वो 10 वाले को पिक कर लेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, जिस काम के लिए उसे लगभग 25,000 खर्च करने पड़ते, अब वो 10,000 कर रहा है। उसके 15,000 रुपये ऐसे ही बढ़ गए। कैसे? क्योंकि ज़्यादा लोगों ने समझ लिया कि बस उन्हें एक तरह से नौकरी करनी है। पढ़ लिख के बोलोगे क्या बनोगे? बोले इंजीनियर। तो इंजीनियर क्या, किसकी नौकरी करोगे? किसी की नौकरी कर रहे हो ना, वही चीज़ है, नौकरी ही करोगे। अब गवर्नमेंट जॉब का मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जॉब कितने लोग हैं कि समाज सेवा प्रशासन में आना चाहते हैं? ये सब झूठे वादे हैं, एकदम खोखले। 1% भी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। सब लोग भाई पैसा कमाना, शांति की नौकरी, आराम, इसके लिए जाते हैं। और ये बात बोलनी भी चाहिए, ठीक है, बात तो यही सच है ना इवेंचुअली, वरना हमारी करप्शन परसेप्शन में इंडेक्स 93 थोड़ी है। मैं अभी आपसे बोलूँ, आप प्राइवेट जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ इंटरव्यू देने से पहले पता होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी की, सी की है, बी की है, ए की है, किसी भी ग्रुप की है, मैं आपसे अभी एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, आप 2-3 साल से लगे हुए होंगे। इधर उधर सर्च मत करना, वीडियो को यहीं पॉज करना और बताना, क्या आपको पता है आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, कि आपको पहली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? नहीं पता है, क्योंकि सैलरी को देखना किसे है? सैलरी किसके काम आएगी? सैलरी को तो छूना भी नहीं है, वो ऐसी रखी रहेगी। बाकी और सारे सिस्टम है, ठीक है, सही है गलत उसमें नहीं जा रहे, लेकिन यही पर्सपेक्टिव है। हार्ड है थोड़ा सा, लेकिन जानना तो चाहिए। तो ये आपका थोड़ा सा एक थ्योरी वाला पार्ट हुआ। अब चलते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं, ज़्यादा सीरियस हो गया है ना। आप भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे वरना। चलिए, कारण क्या है इतनी पॉपुलेशन के? अभी हमने देखो, किसी भी चीज़ को आपने समझना है ना, एक तो टेम्पोरल और एक स्पेशल डायमेंशन से समझना। इस समय आपने समझ लिया, ये जो जे कर्व बन रहा है ना, ऐसा कि पॉपुलेशन IR इन सब के बाद अब ऐसे होने वाला है, तो आपने टेम्पोरली समझ लिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी एक तरह से आपको दिखाती है कि टेम्पोरली ऐसे ऐसे कम हुआ है, बढ़ी है पॉपुलेशन, सॉरी। लेकिन अब आपको देखना है स्पेशली कि पूरी दुनिया में ये जो फैली हुई है पॉपुलेशन, वो कैसे फैली हुई है ना, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके कारण है, पहला है भूगोल। भूगोल मीन्स ज्योग्राफी एकदम प्राइम फैक्टर है किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए।
अब भूगोल के लिए मैंने आपसे बोला, जिन्होंने मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देखी होगी, कि आपने अगर कुछ लिखना है तो आपने पहले जियोमॉर्फोलॉजी, सिलेबस के हिसाब से चलना है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, फिर उसके बाद आएगा आपका एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब देखो, भूगोल में पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब लैंड। तो लैंड अगर प्लेन एरिया है तो वहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो पहाड़ है वहां पे पॉपुलेशन कम है। क्लाइमेट आता है, इवन इसमें भी देखो आप, पहाड़ पे भी जो स्टीप स्लोप है ना, एकदम ये खड़ी स्लोप है, तो इस ढलान पे पॉपुलेशन कम है, जबकि ये थोड़ी सी रिलेटिवली जेंटल स्लोप है ना, ढलान ये एक नॉर्मल है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। आप ड्रॉ कर लेना ऐसे, ठीक है। अगला है क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट की वजह से आप देखो ना, जहाँ पे हार्श क्लाइमेट है वहाँ पे कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान ले लो, तो ये राजस्थान का ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे कम है पॉपुलेशन, और जयपुर वाले रीजन में इधर ज़्यादा है। और इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, आप कहीं का भी ले लो, लद्दाख में कम है और दिल्ली में ज़्यादा है। उत्तराखंड का ले लो, उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ, केदारनाथ ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे कम है, आपका देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन सब में ज़्यादा है। तो क्लाइमेट ही तो डिटरमाइन कर रही है, क्योंकि वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, यहाँ पे रिलेटिवली प्लेन एरिया भी है और क्लाइमेट भी एक मॉडरेट है। समझ में आई बात? अंटार्कटिका पे कौन रहता है? बस साइंटिस्ट रहते हैं और कोई नहीं रहता, थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी होगी बस, क्योंकि हार्श क्लाइमेट है। बात समझो आप। अगला है वाटर, जहाँ पे पानी का स्रोत होता है वहाँ पे जनता रहती है ज़्यादा। जैसे राजस्थान ही ले लो, तो वहाँ पे जो ओएसिस होते हैं, ये एक तरह से पानी का स्रोत है। और आपको बताऊं मैं, रिवर है, रिवर फ्लो कर रही, गंगा है, तो यहाँ पे जनता ज़्यादा रहती है क्योंकि पानी का स्रोत है। पहाड़ पे भी जहाँ पानी का स्रोत मिल जाएगा लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक। तो वाटर एक फैक्टर है। डिजास्टर, डिजास्टर कोई फैक्टर है क्या? हाँ, डिजास्टर आपको डिमोटिंग फैक्टर है एक तरह से, कि डिजास्टर आपको एक तरह से पुश करता है कि इधर मत रहो भाई। कहीं पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है तो वहाँ देखना माइग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि वो दबके मरे। जहाँ पे फ्लड आती है, एक बार फ्लड आई, लोग पूरा पूरा गांव माइग्रेट कर जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कोलकाता के पास में एक गांव था, गांव का नाम मुझे अभी शायद हिट नहीं कर रहा, बता दूंगा आपको। उसमें क्या हुआ, साइक्लोन आया, साइक्लोन से क्या हुआ, वहाँ का जो पानी था, समुद्र का पानी था, उस गांव में एंटर हो गया। और साइक्लोन की स्पीड भी इतनी थी कि उसने सारा वहाँ की जितने छत, घर, सब कुछ गिरा दिया। तो अब लोगों के सामने चैलेंज था कि वो करें क्या, कि यहाँ पे रहेंगे तो एग्रीकल्चर भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जो पानी आया है उसमें सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, उस खारे पानी से ना सिंचाई होगी, वो पूरी मिट्टी को उसने एक तरह से बंजर बना दिया। बोले यहाँ पे तो अब खेती होती नहीं, हमारे घर भी उजड़ चुके हैं। बोले इससे अच्छा है कहीं और चल के मजदूरी मेहनत करके कमा लेंगे, खा लेंगे। वो चले गए वहाँ पे, पूरा का पूरा गांव माइग्रेट कर गया। अब उसमें क्राइसिस भी आते हैं, सोशल क्राइसिस देखो कितना बड़ा है, कि एक इमोशनल टच होता है अपने घर से, अपने गांव से, अपने काम से, वो बर्बाद हुआ। बच्चों की एजुकेशन खराब हुई, जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए एक तरह से इनसिक्योरिटी हुई, भाई बाहर जाएंगे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं पता ना। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो भूगोल और एग्रीकल्चर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ पे फर्टाइल एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगला, अब आते हैं आर्थिक फैक्टर। ये सब आपको पता होंगे, अर्बनाइजेशन, जहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप एग्जाम्पल किसी का भी देते चलना, वो सबको समझ में आएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब। माइग्रेशन, माइग्रेशन भी होता है आर्थिक फैक्टर से, और उस हिसाब से सेटलमेंट होता है। आप देखो, पहाड़ से प्लेन में आते हैं लोग रहने के लिए, जो टीयर 2 सिटीज़ है वहाँ से टीयर 1 में पहुँचेंगे, जो गांव है गांव से कस्बे में पहुँचते हैं। तो ऐसे माइग्रेशन भी होता है ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, पॉपुलेशन को एक जगह सेटल होने के, जैसे दंगे हो जाए कहीं पे, दिल्ली में 2020 में, मणिपुर में 2023 में हुए थे, थोड़े बहुत चल भी रहे, तो उस वजह से वहाँ पे कोई रहना चाहेगा नहीं, रहेगा। इवन वहाँ से लोग माइग्रेट करके इधर उधर रहने लगेंगे। तो एक तरह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर,
है ना, लैंड का फैक्टर हुआ, इकोनॉमिक हुआ, पॉलिटिकल हुआ, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ठीक, चलिए 1 सेकेंड, नथिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपने समझा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, तो चलिए पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक मैप से दिखा देता हूँ ताकि आपको इशू नहीं आए। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, इसमें आपको शायद विजिबल होगा, नहीं तो चलिए इसको और थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ये देखना कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, इसके लिए दूसरा ही मैप लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा। चलिए अब इसको थोड़ा आप समझना, मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ, जो आपको समझाया कोशिश करते हैं कि आप उसको अब समझेंगे। अब अगर मैं इसको इक्वेटर ले लेता हूँ, ठीक है, ये इक्वेटर भी है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इंडिया के नीचे से जाती है। ठीक है, तो अब आप देखना ये जो 30 डिग्री है ना, ऊपर और नीचे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो मीन्स पॉपुलस कंट्री है वो यहीं पे पड़ेंगी। क्यों? अब आप समझो, क्लाइमेट यहाँ पे कैसी है, फर्टाइल एरिया है ना, क्योंकि रेनफॉल होती है, वाटर है ठीक ठाक यहाँ पे, एग्रीकल्चर भी सुटेबल है, और ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है। मीन्स यहाँ पे तो क्या है, ऊपर ठंडा है पूरा, तो यहाँ कौन रहेगा, यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ भी लगभग जीरो, बहुत कम है, कुछ नहीं है इधर, तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि अभी आपको मैंने फैक्टर बताया, क्लाइमेटिक फैक्टर है, यहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट है, यहाँ पे वाटर सोर्स भी अवेलेबल है, इधर एनवायरमेंटल डिजास्टर भी उतने नहीं आते, वैसे आते हैं साइक्लोन वगैरह, लेकिन मार्जिनली ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस भी, सब चीज़ें यहीं से डिटरमाइन होती हैं। बस आप एग्जांपल देखना, इंडिया कितनी 142, 143 ही होगी लगभग, चाइना 142। ठीक है, यहाँ पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ भी कितनी पॉपुलेशन है, इधर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडोनेशिया, इन सब में। तो सारी पॉपुलस कंट्री कहाँ पर है, एकदम इक्वेटर से ऊपर और नीचे, जो 30 डिग्री है, नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब आपको समझ में आया यहाँ पे क्यों है पॉपुलेशन। और एक चीज़ समझना कि जो डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन, वो कहाँ की हो रही है, वो देखना 10% इन कंट्रीज़ की, यहाँ पे 14%, 16%। तो ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन। क्यों हो रही है? तो क्योंकि ये पहली चीज़ डेवलप हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डेवलप है, तो यहाँ पे जो वीमेन है वो एम्पावर्ड है, उसके अपने राइट्स हैं, शादी में डिले भी होता है, डिले होगा, प्लस कैरियर प्रोस्पेक्ट भी है लड़कियों का अपना। जो यहाँ पे शादी का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो लगभग कम होता जा रहा है, आपस में कोई शादी या बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता।
इन सब फैक्टर की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है। एजुकेशन देखो यहाँ पे एकदम हाई है, हेल्थ एकदम टॉप क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। तो इन सब चीज़ें जब इन सब की सिक्योरिटी मिली, इवन सोशल सिक्योरिटी भी मिली, तो यहाँ पे लोग ठीक है बोले अपनी लाइफ सेटल्ड है, अब बच्चे बच्चे की टेंशन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। बात समझ में आई? नहीं आई तो इसको भी और आगे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको भी डिलीट कर दें। चलिए अब इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब देखना कि जो कंपोनेंट है, मींस आपके सिलेबस में मेंशन है कि बर्थ या फिर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है। एक है बर्थ रेट, भाई जन्म दर, इसका ज़्यादा होना या कम होना ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी। दूसरा है डेथ रेट। अब बर्थ रेट इंडिया का अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेज 20 है, 20 से 21 के बीच में है पर 1000, 1000 में से 20-21। डेथ रेट कितना है? लगभग 7 के आसपास 1000 में से, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ 14 ग्रोथ ही है, ठीक। तो बर्थ रेट हुआ, डेथ रेट हुआ। तीसरी चीज जो डिटरमाइन करती है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे? अब माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना यहीं से कि माइग्रेशन इंडिया में कैसे होती है। एक तो रूरल टू रूरल, गांव से दूसरे गांव में। जैसे ये जनरली होती है फीमेल में कि एक लड़की की शादी दूसरे गांव में हुई तो रूरल से रूरल माइग्रेशन होगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, इस रीजन में शादियां ऐसे होती हैं तो गर्ल्स इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, ठीक। अब क्रोनोलॉजी से समझना। दूसरा माइग्रेशन रूरल से अर्बन, पहला रूरल से रूरल, दूसरा रूरल से अर्बन। तो गांव से शहर, वो शादी से भी जाते हैं लोग, काम करने भी जाते हैं, अलग रीजन भी हैं उसके, ठीक है, कुछ पढ़ने भी जाते हैं। तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन हुई। अब तीसरी है अर्बन टू अर्बन, मतलब कैसे? जो टीयर 2 में है, कोई लखनऊ में है, कोई देहरादून में है, प्लस कोई और छोटी सिटीज में है, कानपुर में है, तो वहाँ से माइग्रेट करके टीयर 1 सिटी में जाएगा। जैसे आपको मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर और कोलकाता, ठीक है, ये सब। तो अर्बन टू अर्बन भी, तो पहला रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन। अब ये हमने अचीव कर लिया। अब देखो अर्बन वाला कहाँ जाएगा फिर? जो दिल्ली वाला है वो जाएगा बाहर। कहाँ? स्किल लेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्बन ही है वो, जिसके पास स्किल है तो वो माइग्रेट करेगा बड़ी कंट्रीज में, जैसे यूएसए, यूरोप, ऐसी कंट्रीज में जाएगा। और जो सेमी स्किल्ड है वो लगभग या तो आपका मिडिल ईस्ट में चला जाएगा, दुबई, सऊदी अरेबिया, इन सब में चला जाएगा। कोई तेल के वहाँ काम करेगा, कोई स्किल्ड है, किसी के पास बाल काटने आते हैं किसी को, तो वो उस वजह से चला जाएगा। अलग अलग रीजन से ये 5-6 तरीके हैं जैसे माइग्रेशन होता है, ठीक। अच्छा, माइग्रेशन को रोकने के लिए ना एक माइग्रेशन, अब रिवर्स माइग्रेशन भी चल रहा है कि अब शहर से लोग गांव की तरफ भी जा रहे हैं। इवन कोविड के बाद तो ये फिनोमिना और ज़्यादा बढ़ा है। एक जिला है रायगढ़, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे एक एनजीओ वर्क करती है। उसने क्या काम किया, लगभग 1000 गांव थे, उनको बहुत जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वहाँ पे, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, गार्बेजेस है, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो प्रोवाइड करके वहीं की कम्युनिटी को आपस में पार्टिसिपेट करा के उनके ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मींस कि वो वहीं पे अपना काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं, वो किया जनरेट। आज वहाँ पे सब कुछ लगभग ठीक ठाक है। और जो बाहर गए थे लोग वो भी वापस माइग्रेट करके अपने होम टाउन या फिर होम विलेज में आ रहे हैं। तो एक रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड इसने स्टार्ट कराया, ये अप्रिशिएबल है, ठीक। तो आपने ये चीज़ समझी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी अपना हो गया, कंपोनेंट हमने समझ लिए, ठीक है, ये भी हो गया।
अब समझते हैं कि डेटा क्या है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है, मीन्स मोटा मोटा 142 करोड़। हिंदी में समझना, हमने चाइना को अभी लास्ट टू लास्ट ईयर सरपास किया है। चाइना यहाँ पे है, वो भी 142 पॉइंट समथिंग है। इंडिया 142.87 के आसपास, ये 143 करोड़ हो चुके हैं हम, ऐसा रख लेना डेटा, ठीक है। 143 करोड़, तो ये टेम्पोरली आपने समझा। अब इससे होता क्या है, इसके फायदे और नुकसान भी होंगे ना। तो फायदे देखिए, इससे क्या होगा ना, जो मिडिल क्लास है, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हुए तो हम ज़्यादा बड़ा मार्केट है, ये भी तो बात है। आज पूरी दुनिया हम पे फोकस कर रही है, हम बहुत बड़ा मार्केट है, तो उससे क्या है, एक हमारे यहाँ मिडिल क्लास का राइज होगा, जो हो भी रहा है और ज़्यादा होना है, वो भी इसके बारे में और आगे डिटेल में देखेंगे। लगभग 2055 तक, ठीक, हमारे यहाँ इतनी हाई ग्रोथ रेट रहने वाली है, अगर सही तरीके से सब कुछ मैनेज किया गया तो। क्योंकि हमारे यहाँ जो 62% पॉपुलेशन है ना, ये अभी भी वर्किंग एज में है, उसके बाद ये कम हो जाएगी। अभी इसका कंपैरिजन करेंगे चाइना से, लेकिन 62% ऐसे लोग हैं जो अभी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं। ये माइग्रेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट देंगे, ठीक। अगला है, इसी से क्या होगा, अब रोजगार गांव में तो है नहीं, शहर में ही होगा या शहर ही डेवलप होंगे, तो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्कैटर्ड है, अनप्लैंड है। देखिए, आज़ादी के बाद से इंडिया में आप मुझे बताइए कोई 5 बड़ी सिटी जो डेवलप हुई है, पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ आ गई है भाई, कितनी थी उस टाइम पे, 50 करोड़ होगी, आज 150 करोड़ है, 3 गुना पॉपुलेशन है। सिटीज उस टाइम पे जितनी थी, क्या उसके 3 गुना सिटीज हो गई? नहीं है। कोई 5 अगर मेजर सिटी पूछूं तो आप बस हार्डली बोल पाओगे कि गुड़गांव, वो भी एनसीआर का एक्सटेंशन है, नोएडा वो भी, पंचकुला वो चंडीगढ़ का हुआ, मोहाली पंचकुला वो तो एक ही है, बेंगलोर थोड़ा सा राइज किया है, लेकिन बाकी आप बड़े सिटीज, ऐसे सिटीज नहीं बता सकते हो जो 5 नए शहर बने हो। तो अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ लैग किया है, लेकिन इससे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ये इसका पॉजिटिव है। हमारे यहाँ लेबर की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा जनता है, तो स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी हम बाहर जाएंगे, बाहर पैसा कमाएंगे, और वो पैसा इंडिया को लाके उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्योंकि जब पैसा आएगा तो सेविंग रेट बढ़ेगा, सेविंग ज़्यादा होंगी लोगों के पास, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पे पैसा लगाएंगे। बैंक में सपोज डिपॉजिट किया तो वो बैंक क्या करेगी, किसी को लोन देगी, लोन लेने वाला कौन है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन इंडस्ट्री लगाएगा, तो इंडस्ट्री और जॉब क्रिएट करेगी, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार हो जाएगी, एक साइकिल तैयार होगी, वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल नहीं, वर्चुअस साइकिल तैयार होगी, और हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर जाएगी। ऐसा एटलीस्ट बोलना तो है हमें, हो ना हो। बाकी इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि हमारे मिडिल क्लास तो बढ़ रहा है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर भी तो है भाई, अभी भी 80% के आसपास है इनफॉर्मल, अनौपचारिक सेक्टर है। तो भले ही सब कुछ बढ़ भी जाए, लेकिन उनके पास सोशल सिक्योरिटी, डिसेंट वेजेस सब कुछ नहीं होंगे, तो कैसे मैनेज होगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर भी है हमारे यहाँ। अगर जॉब बढ़ेंगी तो जॉबलेस ग्रोथ अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कोई अर्बनाइजेशन हुआ नहीं, जो जॉब क्रिएट हुई है तो जॉबलेस ग्रोथ है। तो ये भी तो एक चैलेंज है। आपको अगर मैं डेटा दूं तो नीति आयोग बोलता है कि हर महीने 10 लाख लोग इंडिया के लेबर फोर्स मार्केट में एंटर करते हैं। कितने? 10 लाख। और हम इनमें से जॉब कितनों को देते हैं? लगभग 2 लाख को। तो टोटल जो 8 लाख लोग हैं, ये तो एक तरह से बेरोजगार ही हम पैदा कर रहे हैं। तो 8 लाख लोग हर महीने, 12 8 जा 96, मीन्स 1 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं, ये फैक्ट है। तो इस चैलेंज को भी तो देखना है। हमारे यहाँ जो लोग हैं भी, उनमें स्किल नहीं है। एक तरफ फैक्ट्री है, इधर देखना आप, ये फैक्ट्री है, इसको चाहिए क्या? वर्कर, इसको वर्कर चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ वर्कर हैं, इनको जॉब चाहिए, लेकिन ये वर्कर क्या है? अनस्किल्ड है,
और जो फैक्ट्री को चाहिए वो ये है नहीं, तो ना तो फैक्ट्री की डिमांड पूरी हो रही है ना वर्कर की। तो अगर हम इसमें पुश कर दें, स्किल प्रोवाइड कर दें, तो हो सकता है काम बन जाए। तो ये आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हो। स्किल देनी पड़ेगी। स्किल इंडिया रिपोर्ट कहती है कि लगभग 47% लोग जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो काम करने लायक नहीं है, अनस्किल्ड है। ठीक है। दूसरी, हम HDI में हमारी रैंकिंग देखो, आज भी कितनी है, 134 है, 134 ही है शायद, 134 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम कितने हैं, 126 हैं। हंगर में कितने हैं, 111 हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी पॉपुलेशन जो अब तक बढ़ी है, उसका हिसाब अगर लगाओगे तो लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात? अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये है वो है, ये अब से नहीं है, ये 2005 से है। ये हार्ड फैक्ट है थोड़ा सा, 2005 से है और 2055 तक रहेगा, 50 साल। इस 50 साल के हम 20 साल ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। इन 20 साल में क्या चीज़ें सही हो गई हैं? आधी नहीं, 40% भी सही हुई हैं, डाउट है अभी। तो जब 20 ये अपना 20 सालों में अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 30 साल में क्या उम्मीद लगाओगे? ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। भगवान करे हम सब लोग, आप लोग अपनी एज पूरी होने से पहले इंडिया को डेवलप नेशन देखें, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अभी हमें सबको। ठीक है। हंगर इंडेक्स भी आपने देख ली। अच्छा, फिर क्या क्या जाना चाहिए? क्या हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल से चीज़ें नहीं बनेंगी, है ना, क्योंकि चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लेकिन उसको फिर बाद में पछताना पड़ा। अभी उसने फिर 1 चाइल्ड से 3 चाइल्ड कर दिया है। तो कंट्रोल एज सच इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हमें क्या करना है कि वीमेन को एम्पावर कर दो, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे दो, वो अपने डिसीजन खुद ले लेंगे। फैमिली में उनकी, फैमिली प्लानिंग में उनकी एक से होगी, एक बात बोलने का वैल्यू होगी। उस वजह से हो सकता है पॉपुलेशन मैनेज हो जाए। हमें कंट्रोल नहीं करनी है, हमें मैनेज करनी है। तीसरा, अभी जो हम करते हैं वो लगभग लीगली ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करते हैं। हमें वो चीज़ वॉलेंटरली कराना पड़ेगा, स्वेच्छा से लोग आए और वो ही पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बात रखें। उसके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक तरह से बेनिफिट है, आप दे सकते हो। क्योंकि एजुकेशन का मैं आपको अगर बताऊं, देखिए आप सदर्न स्टेट में देखना, चाहे तो इसको ड्रॉ कर लेना। सदर्न स्टेट में यहाँ पर ये जो केरल तमिलनाडु है, यहाँ पे लिटरेसी भाई 90% से ज़्यादा है। तो लिटरेसी के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो लेस देन 2.1 है। जबकि यूपी, बिहार, इधर राजस्थान भी ले लो, यहाँ पे TFR अभी भी 2.1 से ज़्यादा, इवन 3.1 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लिटरेसी कितनी है, ये नेशनल एवरेज के भी कम है। ठीक है। यहाँ पे जो लिटरेसी है वो नेशनल एवरेज से कम है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इसी सब के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्हीं के सांसद थे। कौन कौन थे? एक थे अपने, 1 सेकेंड, एक थे निशिकांत दुबे, दूसरे थे रवि किशन। ये 2022 में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये एक अपडेट था, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। चलो, अब इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, परिणाम क्या होता है इस पॉपुलेशन से? तो देखिए, आपको अगर पॉपुलेशन पाए, चलिए उसको लास्ट में बताऊंगा, अभी पहले सारी चीज़ें आप समझ लो, बाद में इसको समराइज करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉस क्या होते हैं, आपको पता चल गया कि जॉब की दिक्कत आती है, डेटा मैंने आपको बता दिया, नीति आयोग का कोट कर देना कि 10 लाख जॉब लगभग हमें चाहिए पर मंथ, लेकिन हो कितनी रही है, 2 लाख। गरीबी बढ़ती है, इंडिया अभी भी
लगभग 14.5% के आसपास नीति आयोग ही बोलता है, हमारे यहाँ गरीब है। इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि ऑक्सफैम बोलता है कि 1% लोगों के पास लगभग 50% से ज़्यादा वेल्थ है, टोटल वेल्थ का इतने परसेंट है, ठीक है। ये कर लोगे आप। पॉलिटिकली क्या होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के झगड़े, पॉलिटिकल कुछ कंपल्सन हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बाद, जो एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। होते हैं, एग्जाम्पल आप कोट कर देना। इवन बांग्लादेश में क्या है, इंडिया में भी कुछ कुछ पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं वहाँ अपीजमेंट होता है। एनवायरमेंटल तो देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इवन आपका लैंड पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, रिसोर्स क्रंच आ रहा है। अभी एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है ना, तो उसने क्या बोला कि जो पूरी अर्थ है, ठीक है, जो 12 महीने में ख़त्म होनी चाहिए उसको हम लगभग 7 महीने में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम, ये अर्थ 1 है, ये 2 है, तो हम 2 वाले के रिसोर्स भी इस अर्थ में यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, जो चीज़ पहले कभी लगभग दिसंबर में या नवंबर में ख़त्म होती थी, जो रिसोर्स पूरी अर्थ के हम दिसंबर में ख़त्म करते थे, कंज्यूम करते थे, या नवंबर में, आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1960 के आसपास, आज हम उसे लगभग जुलाई में या उसके पहले पहले ख़त्म कर देते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ये इस चीज़ को बोलता है, ठीक। आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एनवायरनमेंट के मैंने आपको बताया, इसके ना एग्जाम्पल कितने भी, एयर पोल्यूशन का आपके पास एग्जाम्पल होगा कोई, वाटर का अपना होगा कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है ना, लैंड डिग्रेडेशन का हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही सोशली क्राइम बढ़ जाता है, जैसे असम में हुआ है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं, तो कल्चरली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अभी कॉन्सिक्वेंसेस इन सबको देखना, बाद में जाके इसको समराइज करेंगे पूरा। अभी मुझे पता है आप थोड़ा सा बिखर गए होंगे कि क्या 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 चल रहा है सब, तो अब देखते हैं कंट्रोल कैसे करना है, बाद में इसको समराइज कर लेंगे, ठीक है। आप अभी लोड मत लेना, आराम से बस देखते चलो। तो कंट्रोल कैसे करना है, 3 है भाई, एक तो समाज है, एक आर्थिक स्तर पे है, और दूसरे फैक्टर भी हैं। तो समाज कैसे, कि जो शादी की एज है, जो मिनिमम एज है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी गर्ल्स की एज 18 थी, उसको बढ़ा के 21 किया जाना है, ठीक है। जया जेटली रिपोर्ट, हमारे यहाँ जया जेटली कमेटी थी शायद, हाँ यही कमेटी थी जिसने मैरिज की एज फॉर गर्ल्स बढ़ाने के लिए बोला। अगला है वीमेन, वीमेन को आप एम्पावर कर दो, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। उससे क्या होगा, परिवार में उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी, फैमिली प्लानिंग में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। एग्जाम्पल आप देख लो, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वीमेन का एम्पावरमेंट है, इसी वजह से वहाँ पे लिटरेसी रेट भी हाई है, और लिटरेसी रेट हाई है तो वहाँ पे करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रही है, ठीक। एजुकेशन मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था केरल का और बिहार यूपी का, आप यूज़ कर सकते हो। और भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप दुनिया का एग्जाम्पल ले लो, यूएई मुस्लिम कंट्री है, और दूसरी तरफ लेते हैं सूडान, साउथ सूडान, ये क्रिश्चियन कंट्री है। यूएई मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे जो लिटरेसी है वो 90% से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2 से कम है, ठीक। जबकि सूडान, यहाँ पे ये एक इस्लामिक नहीं, सॉरी, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ पे TFR टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 4 से ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा है। तो ये आप डाइकोटोमी समझ सकते हो, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। आप बस चाहें तो इसको यूज़ कर लेना कि इसका धर्म से कोई इतना ठीक ठीक वास्ता नहीं है, कुछ हद तक वास्ता है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों करते हैं, क्योंकि पहले से एक फोबिया है कि बुढ़ापे का सहारा हमारा बच्चा है। तो अगर वो चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो लोग इतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होंगे फॉर देयर फ्यूचर। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, स्विट्ज़रलैंड में एक कॉन्सेप्ट चलता है टाइम बैंक का, टाइम बैंक। उसमें क्या होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपना काम कर रही है, उस काम में से कुछ घंटे बचा के उसको बूढ़ों की सेवा करनी होती है, जो सीनियर सिटीजन है, जितना टाइम वो उनकी सेवा पे देते हैं। तो वो एक तरह से वहाँ की गवर्नमेंट उसको एज ए बैंक ऑपरेट करती है कि भाई इसको इतने क्रेडिट मिल चुके हैं, सपोज 4 घंटे 5 घंटे
वीक में या मंथली। तो जब आप 20-30 साल तक ऐसे करते हो तो आपके लगभग ठीक ठाक टाइम आपका हो गया। तो अब सरकार आपको वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी जब आप बूढ़े हो जाओगे। तो चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन से कराए या फिर अपनी तरफ से रिसोर्स लगा के कराए, लेकिन आपने जो क्रेडिट इकट्ठा किया है आपका भी सब लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा वहां पे कॉन्सेप्ट है। तो यूज कर लेना टाइम बैंक। ठीक, हम कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, ऑब्वियसली देते ही हैं। एक आपने सुना होगा अंतरा, अंतरा और छाया। एक इंजेक्शन है, एक पिल्स है, गोली है। ये सब देते हैं ताकि एक फैमिली, मतलब जो अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी है उससे बचा जाए, है ना। तो इसके लिए देते हैं। बाकी और भी लिख सकते हैं समाज में। जो सन मेटा प्रेफरेंस है, जब हम अवेयरनेस लेके आएंगे तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। अभी सन मेटा प्रेफरेंस है, इकोनॉमिक सर्वे ने इसको हाईलाइट किया था। क्या है सन मेटा प्रेफरेंस? कि पुत्र की चाह में पुत्रियों का जन्म होना। कि आप जैसे किसी को फर्स्ट जो उसका चाइल्ड है वो लड़का नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लड़का चाहिए, तो वो सेकंड टाइम भी लड़की हुई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जब तक लड़का नहीं होता वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 5-6 बच्चे हो जाते हैं उस वजह से। तो अनवांटेड गर्ल्स ऐसी पैदा हो जाती हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी अनवांटेड यूज किया था वर्ड, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो यूज होता है उसको कोट करना ही है, क्या करें। अब देखते हैं आर्थिक। आर्थिक स्तर पे आप क्या कर सकते हो भाई, उनको इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, इकोनॉमिकली एम्पावर कर दो, जो कैरियर अच्छा हो। ये सब चीज़ें जनरल सी बातें हैं। एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, लोग काम पे लगेंगे, बाकी सब काम छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो यूपी में थे, तो उनसे पूछा गया कि यूपी में इतनी पॉपुलेशन क्यों है, मिनिस्टर थे शायद, काफ़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला कि यूपी में इलेक्ट्रिसिटी कम है, लाइट कम आती है, इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप समझ लो क्या वो बोलना चाह रहे थे। वैसे कुछ भी बोलते हैं नेता लोग। अदर्स, अदर फैक्टर में क्या आएगा, कानून के जरिए रोक सकते हैं। PCPNDT एक्ट है जो आपको एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाता है आप पे कि आप बच्चे को नहीं देख सकते हो। सोनोग्राफी वगैरह भी बैन है, अल्ट्रासाउंड कुछ हद तक अलाउ करते हैं, लेकिन नहीं, वो भी सब बैन रहता है बाद में। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे, कि सरकार भी करती है आशा के थ्रू। जो आशा होती है ये अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। क्या बोलते हैं कि शादी के 2 साल बाद के, मीन्स शादी के 2 साल बाद ही बच्चा करना है। जब पहला बच्चा हो जाए तो उसके बाद शायद 3 साल का गैप, बोलते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए आपके सेकंड चाइल्ड में। तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना है ना, इवन जो आपकी डिलीवरी है उसको भी इंश्योर करना कि हेल्दी डिलीवरी हो, ताकि फिर आपको कोई भी पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, है ना, जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहे। मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास में अभी आपको समझाऊंगा ये क्या है, इसको भी छोड़ते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, आपने सुना होगा। इसमें क्या वैक्सीन देनी होती है ताकि जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु नहीं हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। वो बच्चे नहीं मरेंगे तो फिर उससे क्या होगा, लोग कम बच्चे पैदा करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित होंगे कि ठीक है हमारे बच्चे जितने हैं वो हेल्दी हैं और ऐसी कोई इश्यू नहीं आ रहा है। फिर अगला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, एम्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एक है ICDS 1975 से चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और जननी सुरक्षा योजना। तो इतनी सारी स्कीम हो गई हैं, कोई से भी 2-4 कोट कर देना। हाँ, एक चीज और है अपनी, वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। कब की है, 2000 की है। इसके फीचर्स पूछ सकता है, तो फीचर्स आपने 10 नहीं बताने, 3-4 एकदम टू द पॉइंट बताना, बाकी इधर उधर की बात करके निकल जाना। क्या था जो मेन टारगेट था, वो है कि हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करनी है 2045 तक, 2045 ये याद रखना, 2045 तक हमें जनसंख्या स्थिरीकरण करना है। ठीक है, जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 अचीव करना है 2010 तक। तो 10 तो निकल गया है,
अचीव नहीं हुआ, तो अब बोला है कि 2025 तक करना है, तो 25 तक इसे हम अचीव कर लेंगे नेशनली, ठीक है, कम हो गया है 2025 तक, याद रखना इस चीज को। फिर ये है 2 पॉइंट जो आपके एकदम क्रूशियल है, बाकी बोल बच्चन कि हमने फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना है, हेल्थ बेनिफिट देने हैं, सेफ अबॉर्शन कराने हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप 2, 3, 4, 5 करके लिख देना। इसी से रिलेटेड है ये जो परिवार विकास है, मिशन परिवार विकास, वो यही है कि हमें 2.1 अचीव करना था 2010 तक, लेकिन हम करेंगे इसको 2025 तक। तो इसके लिए आप कोई स्कीम को लेके आएगी ना सरकार, वादा क्या है उसने, तो उसने बोला है कि जो ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, बाकी जगह तो मैनेज हो रहा है, ये यूपी, बिहार, राजस्थान है ना, झारखंड, कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, हाँ छत्तीसगढ़, असम, छत्तीसगढ़, असम, ये हैं 7 स्टेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और शायद इसमें वेस्ट बंगाल भी है क्या, मध्य प्रदेश है, सॉरी। तो ये सारे स्टेट मिला के ये 7 स्टेट है कुल, बोले इसमें हम TFR 2.1 तक अचीव करने का प्रयास करेंगे, मिशन परिवार विकास। यहां तक कहानी समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स का तो हमने समझ लिया ना, एक बार चाइना का और इंडिया का कंपैरिजन और ड्रॉ करते हैं ना, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। चाइना और इंडिया का, ठीक है, चाइना का अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे LPG रिफॉर्म 1980 से स्टार्ट हुए, इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुए, तो हम लगभग 10 से 12 साल पहले, मतलब ऑलरेडी हम पीछे हो गए चाइना से, 12 साल पीछे। अब ये रिफॉर्म क्या थे इसके बारे में आप सब जानते हो, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर चाइना ने क्या काम करा, 1979 के टाइम पे 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की। क्यों अडॉप्ट की, उसका भी देखिए, चाइना की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसने इसको भाई रोजगार देना था, तो रोजगार कैसे दिया जाएगा, ज़्यादा पब्लिक आप रोजगार सिर्फ इंडस्ट्री में लगा सकते हो, एग्रीकल्चर होता है, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस सेक्टर। तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं, जितना पैसा अगर एक एवरेज फिगर बता रहा हूं, 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगर आपको जनरेट करना है, तो अगर आप एग्रीकल्चर में किसानी से करते हो, खेती से करते हो, तो आपको 1000 लोग उसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक। दूसरा, आप सेम 1000 करोड़ का ही रेवेन्यू अगर आप इंडस्ट्री से जनरेट करते हो, तो आपको उसमें 300 लोग लगाने पड़ेंगे, तो 700 लोग कम हो गए। अगर आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू सर्विस सेक्टर से जनरेट करते हो, तो आपको मात्र 100 लोग लगाने पड़ेंगे विद लैपटॉप, बात खत्म हो गई। तो अब देखो, रेवेन्यू उतना ही है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना कम हो गया है कि सिर्फ 100 लोग 1000 करोड़ का काम कर रहे हैं, वहां पे 1000 लोग लग रहे हैं 1000 करोड़ का काम करने के लिए। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर से चाइना में क्या, उस टाइम पे फेमाइन वगैरह आए, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर सकता था, तो उन्होंने बोला चाइना में कि भाई जिसको जो बनाना है, टोकरी से लेके कुछ भी, बोले सब बनाओ, सरकार जिम्मेदारी लेगी कि आपका माल बिकेगा, अलग अलग देशों में जाके, सब में जाके सरकार बेचेगी, आपको जिसको जो बनाना है बनाओ, काम में लगो, खेती कम कर दो, छोड़ दो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर बनाना है। बनाना स्टार्ट किया लोगों ने, और एक तरह से चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरा, हर चीज सस्ती से सस्ती, क्योंकि लेबर इतनी सस्ती थी, उसकी वेजेस इतनी सस्ती थी, सब बना रहे थे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे के प्रमोट करके उसको बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, पूरी दुनिया में चाइनीज सामान पहुंच गए। तो उससे क्या हुआ, लोगों की आय बढ़ी, सरकार का भी एक्सपोर्ट बढ़ा, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हुआ, सिटी बनने तैयार हुए, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, और चाइना एक तरह से अपने आप में पावर बन के खड़ा हुआ, साइलेंट राइज हुआ चाइना का। तो इसीलिए अब यहाँ पे रोजगार तो उसको मिल गए सबको, बोले कि हम फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाते हैं, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये जो पॉपुलेशन है ये एकदम से गिरनी शुरू हो जाए, ठीक। तो ये हुआ भी वहाँ पे 1979 के बाद में इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, अब इसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया है, ठीक है। तो चाइना की ऐसी स्टोरी रही। इंडिया में क्या दिक्कत हुई, इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हमने एग्रीकल्चर के बाद 1990s में जब रिफॉर्म किए, डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे जंप कर गया,
तो ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म सी हो गई। इंडस्ट्री नहीं थी तो हमारे जॉब भी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन हमारा जीडीपी बढ़ा, देश आगे बढ़ा। लेकिन वही चीज कि जो 1000 करोड़ जनरेट करने थे वो आपने 300 से नहीं 100 लोगों से कराए, तो उन 100 लोगों के पास पैसा पहुंच गया, लेकिन जो बाकी के लोग बचे वो लोग बेरोजगार हुए, या फिर जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमिना आया निकल के। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ। और क्या होगा इससे? इनइक्वालिटी आई। इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है इस टाइम पे इंडिया में भी। ठीक। तीसरी जो गलती हुई इंडिया से, चाइना में क्या हुआ, जो वीमेन थी उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 40% हो गया। मतलब जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका 40%। इंडिया में कितना है? इंडिया में अभी भी 17% है। तो आईएमएफ ने बोला है, हमारे यहाँ आईएमएफ ने भी इस चीज की रिकमेंडेशन दी है कि जो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें जितना मेल का पार्टिसिपेशन है उतना भी अगर फीमेल का हो गया तो इंडिया का जीडीपी 27% बढ़ जाएगा, 27%। इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो 40 और 17, तो अगर आपसे रिफॉर्म पूछे तो रिफॉर्म आप बता सकते हो कि भाई हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल एंड मैन्युफैक्चर फॉर ग्लोबल, ऐसे कुछ करके है। तो इतनी सारी स्कीम, टैग, अलग अलग इनिशिएटिव, ये सब इसीलिए चल रहे हैं ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है अर्बनाइजेशन भी वैसे वैसे बढ़ता है। अर्बनाइजेशन इंडिया में अनप्लैंड है, अनमैनेज्ड है, अभी तक कोई बढ़िया काम इस पे नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी पे ध्यान दिया गया, फिर अमृत लेके आए, फिर हृदय लेके आए, लेकिन कुल मिला के काम अभी तक सही नहीं हो पाया। अब एक कंपैरिजन और ड्रॉ करते हैं, वो क्या है कि आप देखिए चाइना एक तो 12 साल पहले पीछे था चाइना से, इंडिया चाइना से 12 साल पीछे था लिबरलाइजेशन में ही, क्योंकि उसने किया पहले, इंडिया ने किया बाद में। अब उस गैप को आप समझना, 2008 में चाइना की जो जीडीपी थी वो थी लगभग 4.5 ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन। आज इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है? लगभग 3.25 लाख करोड़, लगभग 3.75 लाख करोड़, विच मीन्स 4 ट्रिलियन से भी कम है अभी, 4 ट्रिलियन के आसपास समझ लेना। तो 4 ट्रिलियन हम आज हैं, चाइना 2008 में था। ये कौन सा साल चल रहा है? 2024 खत्म होने वाला है, 25। तो हम लगभग 15 साल पीछे चाइना से अभी भी हैं, 15 साल पीछे हैं हम। जिस स्टेज में चाइना तब था, हम आज उस स्टेज में पहुंचे हैं। उस टाइम पे चाइना की जो वर्किंग एज थी, जो एवरेज एज थी चाइना की, 2008 में जो एवरेज एज थी वो थी 28। ठीक, आज इंडिया की है 28। इससे हमें लगता है कि भाई चाइना 2008 में जो था, हम आज लगभग उसी स्थिति में हैं। तो चाइना को देखो, चाइना ने कहां पहुंच गया। चाइना आज पहुंच चुका है लगभग 14 ट्रिलियन के आसपास, 15 ट्रिलियन के आसपास, इस 4.5 से। तो हम भी ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी जीडीपी भी आज जो लगभग 4 की है वो आने वाले 15 साल में 14 ट्रिलियन हो जाएगी, जो अच्छी फिगर है। तो क्या चाइना नहीं बढ़ेगा? चाइना बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी एवरेज एज 28 है, चाइना की एवरेज एज पता है कितनी है? 38, 30 और 8, 38। तो वहाँ पे अब बूढ़े लोग ज़्यादा रहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हुई है, तो वहाँ की सरकार का खर्च उन पे बढ़ जाएगा, प्लस वर्किंग एज आपके पास बची नहीं है, तो आपकी जीडीपी, आपकी प्रोडक्टिविटी वो भी कम होगी। इंडिया के पास दोनों ही चीज़ें सही हैं कि हमारे पास अभी जो ओल्ड एज है वो लगभग 8 से 9% है, जो वर्किंग एज है वो 62% है, 62% है, एवरेज एज हमारी 28 है। इन सब का हम यूज़ करके आने वाले 10-20 साल में हम चाहे तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। सेकंड, देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बन ही जाएंगे इन 4-5 साल में। हम सेकंड भी टच कर सकते हैं, और 8-9 साल अगर हमें सही से हमने काम किया तो, और फर्स्ट के आसपास भी कभी ना कभी पहुंचेंगे। 2047 का विजन है, होपफुली सब अच्छा रहे, पहुंच जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं आपको। नाइजीरिया की आज जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ है,
बढ़ के वो हो जाएगी 80 करोड़ 2000 पूरी इस वाली सदी के लास्ट तक। ठीक, क्रिश्चियन कंट्री है सूडान, मैंने आपसे बोला था यहाँ का TFR कितना है, 4 से भी ज्यादा है। और ये UAE है, इसका 2 से कम है, कितना है 1.4। तो इसका मतलब कि मुस्लिम होना, क्रिश्चियन होना, हिंदू होना, इससे आपकी फर्टिलिटी डिटरमाइन नहीं होती है। ठीक है, और आपको अगर मैं लॉजिक दूं तो तंजानिया, वहां पे लिटरेसी लगभग 90% से ज्यादा है, वहां पे TFR 2 से कम है, कितना है 1.8 है। आप अफगानिस्तान में देख लो, ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लाम को अगर आप हटा दो, एजुकेशन पे फोकस करो, तो यहाँ पे 37%, 37% फीमेल लिटरेसी है। इसी वजह से यहाँ पे जो TFR है वो 4.4 से ज्यादा है। तो 2 एग्जाम्पल कोई से भी यूज कर लेना, ठीक है, कोई से भी, कि ये अगर आपसे धर्म का एंगल पूछे तो यहाँ से यूज कर लेना, आपसे अगर एजुकेशन पूछे तो एजुकेशन में भी कि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे TFR ज्यादा है, यहाँ पे एजुकेशन दुबई में अच्छी है, UAE में अच्छी है, तो यहाँ पे TFR कम है, डिस्पाइट कि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। ठीक हो जाएगा मैनेज। अब आते हैं लास्ट में, मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताई, ठीक, उसमें कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था, लास्ट में जाके क्या है ना कि आपकी जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है और जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होगी तो सरकारों को चिंता होगी कि भाई हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है, तभी तो हमारी GDP, हमारा सब कुछ, हमारे स्कूल वगैरह बंद हो जाएंगे। अब जहाँ पे बच्चे कम पैदा होंगे वहाँ पे 100 स्कूल की जगह, अब पहले 100 बच्चे थे उनके लिए 100 स्कूल, रफ बता रहा हूँ, अब बच्चे ही पैदा हो रहे हैं 40, तो स्कूल 100 कैसे सस्टेन करेंगे, स्कूल भी 40 हो जाएंगे। तो बाकी जो 60 स्कूल थे वो बंद हुए, उनको बनाने में जो काम लगा वो भी काम बंद हुआ, जो टीचर पढ़ाते थे वो भी खत्म हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बना रहा था वो भी खत्म हुआ। तो इस वजह से फिर पूरी GDP आपकी खराब होने लगती है, ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इस चीज को क्या दुनिया समझ रही है, समझ रही है। फ्रांस ने पैटर्निटी लीव, माँ को तो छुट्टी मिलती है, अब पिता को भी छुट्टी देनी स्टार्ट कर दी, ताकि भाई और ज्यादा लोग प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ठीक है, और बोल दिया कि आपको, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन हम इंश्योर करेंगे, बस आपको एक काम है, बच्चे पैदा करना है। चलिए, हंगरी देख लो, क्योंकि ये सब देखो, ये सब नॉर्डिक ही नहीं, मीन्स यूरोप की कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप के आसपास की सारी कंट्री है, किसी का भी एग्जाम्पल कोट करना। हंगरी में 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पे आपको लाइफ टाइम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। एग्जाम्पल यूज करना। सिंगापुर का देखो, वहां पे बेबी बोनस देते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा और बोनस देंगे, डिलीवरी तो आपकी फ्री में होगी, बोनस भी मिलेगा, टैक्स में आपको छूट भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। स्वीडन यहाँ पे, स्वीडन में क्या है, आपको 480 दिन की पेड लीव दी जाती है कि आपको हम पैसे देंगे, लगभग आप 1.5 साल तक बिल्कुल कोई काम मत करो, माता और पिता दोनों, क्या है, बच्चे बस पैदा करो, अगर बच्चा है आपका तो हम ऐसा करेंगे। जर्मनी 14 महीने की लीव दे रहा है पेड। साउथ कोरिया, ये आपको फैमिली डे एक घोषित किया हुआ है कि एक फैमिली डे मनाया जाएगा, उसमें सारी फैमिली आपस में मिलेंगी, सोशल बॉन्डिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, और बेसिकली कि हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है, ये है बात इनकी। जापान में भी ऐसा ही है, आपको छुट्टी मिलती है। चाइना में 1 चाइल्ड से 3 चाइल्ड कर दिया। कनाडा बोल रहा है कि भाई बच्चे तो बढ़ नहीं रहे, एक काम करो बाहर से ही मंगा लो। तो उन्होंने जो इमिग्रेशन है उसको इजी कर दिया है, एडॉप्शन आप गोद ले सकते हो उसको भी आसान कर दिया है। इटली में बेबी बोनस करके कुछ चलता है कि बेबी के होने पे बच्चा जब होता है उसको भी बोनस दिया जाता है। तो ये सारी स्कीम्स है अलग अलग। इवन रशिया में है लेनिन मदर अवार्ड, आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो तो आपको अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो इंडियंस को तो बहुत मिल जाएगा अवार्ड ऐसे। चलिए, ये अपना होता है इसको। हाँ, अब आपको क्वेश्चन एड्रेस करना है। ठीक, क्वेश्चन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज बून और बेम, मतलब
जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्या वो एक अभिशाप है या फिर एक वरदान है? एक्सप्लेन करना है आपने। कल इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक। ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन एजिंग पे, जो बढ़ोतरी बढ़ रही है उस पे क्वेश्चन है। इसको भी कल मैं एड्रेस कर लूंगा, ठीक। अब इसको पूरा कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए इतनी सारी कहानी सुनने के बाद? ये पॉपुलेशन में एक होती है डायमेंशन आपकी टेम्पोरल। टेम्पोरल, ठीक, मीन्स समय अनुसार, समय के हिसाब से। उसके लिए आपके लिए मैंने बताया एक जे कर्व है, ठीक है। जे कर्व क्या, सॉरी 1 सेकेंड, ये गलत बना दिया। कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि अच्छा ऐसे पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया टाइम के हिसाब से आप क्या यूज कर सकते हो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इनके डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं, इंडिया दिखा देना इसमें। अब आई स्थान के हिसाब से, तो एक तो आपको पूरा वर्ल्ड का मैप आना चाहिए, फटाफट बनाना। दूसरा आपको इंडिया का आना चाहिए। इंडिया में ज़्यादा आपको याद नहीं भी रहे, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे बॉक्स में बना के लिख देना मोर, या मोर पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, जैसे भी लिखना है। और ये लिख देना लो, और बाकी जो खाली पड़ा है वहाँ पे है मीडियम। तो आप इसको भी मैनेज कर लोगे। माइग्रेशन का कोई क्वेश्चन है तो भाई जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे कम है, तो माइग्रेशन ओबियसली इधर ही होगा, अहमदाबाद वगैरह हो जाएगा, बेंगलोर वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे एरो लगा देना, ये भी आपका काम हो जाएगा। अब वो आपसे और पूछने लगे कि ये फायदा है या नुकसान है, बोन है क्या, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इससे लेबर बढ़ेगी, इससे अर्बनाइजेशन, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे जॉब, इससे ये डैश 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 एन नंबर ऑफ थिंग। नुकसान है क्या कि हाँ डेमोग्राफिक फटीग होता है, प्लस एन नंबर ऑफ थिंग्स मैंने आपको भी समझाई है। रिपीट करूंगा तो उससे फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको आंसर, लेकिन आप नहीं सोच पाओगे। आपने अब इसको देख के जो भी सोचा उसको लिखो, कंसोलिडेट करके दिमाग में रखो, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आराम से, ठीक है। कल आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। एक मैं एजिंग वाला क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा रह गया। और दूसरा आपको इसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, लंबी रही वीडियो, लेकिन हाँ एक चीज़ और, हाँ आपके लिए ये सजेशन है, अभी आप जो यूके पीसीएस मेंस देने वाले हैं, तो देखिए आपका एक टॉपिक मैंने सोसाइटी और कल्चर को हैंडल करना बता दिया, दूसरा पॉपुलेशन हो गया, कल तीसरा मैं अर्बनाइजेशन इस पे लेके आऊँगा, चौथा और पांचवा आपको समय अनुसार बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या एक टॉपिक के लिए आप पूरे दिन वेट करोगे, ऐसा मत करना। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अभी आप 3 चीज़ें करना। पहला, जो मौर्य है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा पढ़ना गुप्ता, गुप्ता का आर्ट एंड आर्किटेक्चर और वहाँ का जो भी मंदिर वगैरह थे वो सब चीज़। 2 चीज़ हुई। तीसरा एक चीज़ और आप जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो है चोला या फिर जो सदर्न किंगडम थी उनके बारे में पढ़ लेना एक बार। ये 3 टॉपिक पूरे करना। अब मैं आपको डेली टॉपिक दूंगा, ठीक है। कल आपने इन तीनों को पढ़ना है और अर्बनाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा। जो इसमें इशू आएगा, जो मुझसे जुड़े हुए हैं पेड में, आप मुझे बता देना, मैं आपको इसमें हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मॉडर्न के बारे में भी कुछ बताऊंगा। मॉडर्न को 4th के साथ इंक्लूड करेंगे, 4th डे के साथ, और 5th डे के साथ फिर आपके जो सोसाइटी के या ज्योग्राफी के टॉपिक रह गए हैं उसको भी देख लेंगे, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, उसको भी। तो अभी आपने बस इतना काम करना है, ये 3 टॉपिक मस्ट है आपके लिए, एकदम तैयार करने ही है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, फिर मत बोलना, क्वेश्चन मैं भी दूंगा आपको। फिलहाल आप इतना कर लेना ताकि आप पूरे दिन आपका बस एक वीडियो के चक्कर में वेस्ट ना हो। चलिए, वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो भी आपकी एडवाइस है इसमें देना, फीडबैक देना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।